भारत में संसद का सत्र चल रहा है। यह सत्र बजट सत्र है और इस सत्र में अजीबोगरीब हादसे या कहें हास्यास्पद स्मृतियां देखने को मिल रही हैं। जी हां, नमस्कार, मैं हूं सी न्यूज़ भारत से ऋषभ सक्सेना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। अब भारतीय संसद सत्र की अगर बात कर लें तो आज संसद में एक अलग किस्सा देखने को मिला, जहां विपक्ष सवाल कर रहा था और सत्ता पक्ष के मंत्रियों के पास सटीक उत्तर नहीं था। अब आप भी चौंक गए होंगे कि मंत्रियों के पास जब उत्तर नहीं है तो वो अधिकारी क्या कर रहे हैं जो उत्तरों की पुस्तिका बना देते हैं। अब आप भी देखिए कैसे जब सांसद मुरलीलाल मीणा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया तो उन्हें क्या जवाब मिला। दिया गया है। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि यदि बीमा कंपनियां या राज्य सरकार की ओर से क्लेम के भुगतान में देरी होती है तो उन पर 12% का जुर्माना लगाया जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि ये जुर्माना की राशि पीड़ित किसानों को देने के बजाय सरकार के खाते में क्यों जमा होती है। जब नुकसान किसानों का हुआ है तो भुगतान में देरी से परेशानी किसानों को ही होती है, तो ये जुर्माना राशि किसानों को दी जाए। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के एक जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें बैंक और बीमा कंपनियों की मिलीभगत है। ये फर्जीवाड़ा स्वयं राजस्थान के कृषि मंत्री ने पकड़ा है। ये तो एक जिले का मामला है, बाकी देश के अन्य जिलों में यही हालत हो सकती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई, भविष्य में ऐसे मामले न उसको रोकने के लिए क्या नई निगरानी व्यवस्था की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये संशोधन हमने ही किया है। पहले फसल बीमा योजना में कई महीनों तक किसान के खाते में भुगतान ही नहीं होता था और कई बार जब तक पूरी तहसील में नुकसान ना हो जाए तब तक नुकसान की भरपाई होगी नहीं। हमने फसल बीमा योजना के सारे नियमों में संशोधन करके ये तय कर दिया कि एक किसान का भी नुकसान होगा तो नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी को करनी पड़ेगी। स्थानीय आपदा में सम्मिलित करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया और ये भी प्रावधान हमने किया। कई बार बीमा कंपनियां क्लेम किसान के खाते में अंतरित करने में देर करती थी और इसलिए ये मोदी सरकार है जिसने तय किया कि उपज के आंकड़े आने के बाद 21 दिन के अंदर अगर बीमा कंपनी ने किसान के खाते में पैसा नहीं डाला तो 12% ब्याज की राशि किसान को देनी पड़ेगी। वो राशि सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। और अब मैं ये भी माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कई बार जो प्रीमियम की सब्सिडी रहती है उसका भुगतान राज्य सरकार भी देर से करती है, इसलिए हमने डीलिंग कर दिया अपनी राशि को केंद्र सरकार की राशि को राज्य सरकार से। जैसे ही क्लेम सेटल होगा केंद्र सरकार तुरंत पैसे डालेगी और राज्य सरकार भी अगर देर करेगी तो 12% ब्याज किसान के खाते में राज्य सरकार को भी डालना पड़ेगा। अब आप देखिए, पुनः जब सांसद ने सवाल किया, यानी प्रथम आपने देखा सांसद ने सवाल किया और मंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ उस पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान आग बबूला होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब वहीं जब पुनः सवाल किया गया तो मंत्री जी आग बबूला होते हुए तो दिखे ही दिखे, लेकिन सच्चाई को छुपा भी नहीं सके। अब आप इस वीडियो में देखिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में जो दूसरा क्वेश्चन था, अगर राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री महोदय ने एक बहुत बड़ा एक फर्जीवाड़ा पकड़ा है, आपकी जानकारी में होगा, उसके बारे में जानकारी दें कि और देश में कितने स्थान ऐसे हैं जहां पे ऐसे फर्जीवाड़े हो रहे हैं, उनके खिलाफ तो क्या कार्रवाई करी। नंबर एक तो ये है। और दूसरा, राजस्थान के अंदर जो क्लेम किसानों का आपने जो क्लेम दिया है पिछले 3 वर्ष में 9,929 हजार करोड़ दिया है, तो इसमें कितना प्रीमियम जमा हुआ था 3 साल में? क्योंकि गैप इतना ज़्यादा है कि बीमा कंपनियां बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं और टोटल जो उनका प्रीमियम होता है उसका 20-30% ज़्यादा भी किसानों को नहीं मिल पाता। इसलिए पहला मेरा क्वेश्चन, जो आपके मंत्री ने ही जो फर्जीवाड़ा पकड़ा है विशेषकर सालासर चूरू जिले में, उसके बारे में जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे ही मंत्री है जो गड़बड़ होती तो पकड़ लेते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये तो हमारी सरकार की नीति है और ये हमारी सरकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
कि हमने राजस्थान में पिछले 3 साल में 9,930 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान 2,50,00,000 किसानों के खाते में जमा करवाया है। उसका तो धन्यवाद देना चाहिए। पहले तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं मिलता था। और माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार हम कृषि रक्षक पोर्टल और बाकी माध्यमों से हम ये ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, और हमने तय किया है कि कहीं भी गड़बड़ हो तो किसान सीधे कॉल करे, और उस कॉल पर मुझे बता दूं, प्रसन्नता है, कृषि रक्षक पोर्टल में 2,71,708 शिकायतें दर्ज की गई। उन शिकायतों की हम जांच करते हैं, और जांच करने पर अगर कहीं गड़बड़ पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई करते हैं। किसी को गड़बड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है। एक माननीय मंत्री जी, एक सभी अलग अलग समूह बनाकर, एक मिनट, अलग अलग समूह बनाकर माननीय सांसदों का मार्गदर्शन भी हो जाए फसल बीमा पे डिटेल, ताकि वो जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष, इसके बाद बात होगी उत्तर प्रदेश से जुड़े उन नेताओं की जो सांसद में तो पहुंचते हैं, जो सांसद तो बनते हैं, संसद के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन आप भी देखिए कि आखिरकार वो प्रश्नों के जवाब किस तरीके से देते हैं। कैसे जब जितिन प्रसाद से उनके मंत्रालय के बारे में पूछा गया तो बता रहे हैं प्रयास चल रहा है। सवाल है कि जरूरत क्यों पड़ी और उससे फायदा कितना हुआ, लेकिन जवाब है कि प्रयास और कर्मठता चल रही है। आप भी देखिए इस वीडियो के माध्यम से। ईपीएम और पहले की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में क्या अंतर है? इस नए मिशन को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पश्चिम एशिया में हो रही व्यवधानों को देखते हुए निर्यातों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने 2 प्रश्न पूछे हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि ये सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रयास कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसी के तहत ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के योजना लाई गई है, और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। पहले क्या होता था कि मैंने बताया कि इंसेंटिव बेस्ड, सब्सिडी बेस्ड प्रोत्साहन दिया जाता था, जिससे पूरा एक्सपोर्ट का जो जर्नी है वो पूरी तरह कवर नहीं होती थी। अब प्रयास किया जा रहा है ईपीएम द्वारा कि पहले मार्केट प्रोडक्ट एनालिसिस की जाए, कौन से देश में क्या है, क्या परिस्थितियां हैं, कहां एक्सपोर्ट किया जा सकता है। उसके लिए मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स, तमाम ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं। फिर प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग होता है कि उसके लिए भी प्रोत्साहन, खासतौर से हमारे एमएसएमईज को, उनको भी ये दिया जाए। उसके लिए अलग इंटरेस्ट सबवेंशन जैसी स्कीम्स हैं, कोलैटरल सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट है, तमाम ये योजनाएं लाई गई हैं। ट्रेड कंप्लायंस, तमाम देशों से कंप्लायंस करना होता है कि उनकी क्या नीति है, उनके क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके कौन से क्वालिटी मेजर्स हैं, तमाम उनको भी देखा जाता है। उसके लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसमें ट्रेड रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन, कंप्लायंस एनेबलमेंट के लिए एक योजना लाई गई है। फिर लॉजिस्टिक्स, जो सामान और सामग्री जाएगी वो कैसे जाएगी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरा जो माननीय सदस्य ने ईरान के बारे में मैंने बताया, और पहले भी मैं दोहरा देता हूं कि ये सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास यही है कि हमारे जितने निर्यात लोग कर रहे हैं उनको हम सुरक्षित रखें। और जैसे ही ये घटना हुई है, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना है, विभिन्न मंत्रालयों से, वाणिज्य मंत्रालय, डीजीएफटी, तमाम हर रोज 10 बजे सुबह मीटिंग होती है। क्या परिस्थितियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या उसके समाधान हैं, तमाम विभिन्न मंत्रालयों से कोऑर्डिनेट करते हुए ये प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम, जैसे एक उदाहरण मैं दे दूं कि हमने हमारे एक्सपोर्ट में जो हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से शिप्स वापस आ रही हैं, वो प्रावधान नहीं है कि वो अगर वापस आएंगी तो उसको इंपोर्ट माना जाएगा। तो सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि जब वो सामान, क्योंकि आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की वजह से, तो वो वापस पोर्ट पे अनलोड किया जा सकता है, उसे इंपोर्ट नहीं माना जाएगा। तमाम ऐसी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होता है। मैं बता देता हूँ ताकि साहब नहीं डिटेल में नहीं बता। धन्यवाद। श्री अनिल देसाई। Thank you, Chairman, sir. Sir, very elaborate answer is given, and Niryat Protsahan and Niryat Disha, this has been given from 2025 to 2030. That's a good attempt and it's a welcome step.
सर इसी को लेके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नाउ दैट मेडिटेरियन shipping company, the largest this thing, taking consequences which are happening in the Middle East and out of the war between Israel and Iran. The things have come to such an end that exporters who have exported their cargo, they have declared end of voyage, and they were supposed to, whatever cargo was stranded in the Hormuz or nearing waters, they had to download there in the next shipping port. And that will not be coming back, what Minister was just saying, that will not be treated as import, but that is out of question. That is dumped on the next port, and they have already incurred losses. What steps are being taken? May I ask through you, sir, what steps are being taken out of this Niryat promotion and Niryat Disha? Okay. What government will be, because it is very necessary, otherwise it is like they will be ending their business, and it will be a great loss to the economy also and individuals also. Thank you. Honorable Speaker, sir, through you, I'd like to inform the House and the Honorable Member that he's raised a question which I just briefly answered in my previous reply, but to be specifically answering what he has said, that people are forced to unload their products. And I can tell you this government is aware, like I said, an interministerial group has been constituted, meeting daily, every day to see the market conditions, and as much as possible to ensure that these conditions are within no one's hands. These geopolitical uncertainties go with the part of trade. So the government is ensuring that there are no demerit charges. The insurance companies have been told to have a relatively easier outlook towards such conditions. The government is also in talks, like I said, not only within our ports where back-to-port compliances are being eased, but I can tell you also transshipment ports like the one in UAE, where the products are being dropped off. Other avenues are being explored, how that product can be taken to other locations to reach the destined outcomes. So I can tell you, case-to-case basis, everything is being monitored. Whatever can be done, possibly the government is on top of it, and any other issue that you might have, we are very happy to help. वहीं संसद के सत्र में कुछ ऐसे अजीबोगरीब सांसद भी देखने को मिलते हैं जो लगातार हास्यास्पद का हिस्सा भी बनते हैं और पूरे देश में चर्चा का विषय भी बन जाते हैं। आप मिलिए एक ऐसे सांसद से जो कि बिहार के सभी नेताओं की तारीफ एक ही बार में करने लगे और संपूर्ण बिहार को प्रगतिशील बताते हुए विपक्ष की बोलती ही बंद कर दी। ये सांसद हैं अरुण भारती और इनकी पार्टी है एलजेपी रामविलास, यानी चिराग पासवान की पार्टी के ये सांसद हैं और संपूर्ण बिहार को कैसे रेल मंत्रालय से जोड़ते हुए बता रहे हैं, आप भी देखिए इस वीडियो में। आजादी के बाद इतिहास में लगभग 78 सालों से सबसे ज्यादा 22 सालों तक रेल मंत्रालय का अगर किसी ने नेतृत्व किया है तो बिहार के नेताओं ने किया है। हमारी युवा पीढ़ी को मैं बिहार में बताना चाहूंगा कि रेल मंत्रालय को लेकर के हमारे राज्य के नेताओं का स्वर्णिम इतिहास रहा है। आप याद कीजिए, देश के अभी तक के पहले जो बिहार से रेल मंत्री बने थे बाबू जगजीवन राम जी, जिन्होंने रेलवे का आधुनिकीकरण किया, कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम किया, लेकिन उनके इतना योगदान देने के बाद भी कांग्रेस ने उसका क्या हश्र किया, हम लोगों को इतिहास में इसका याद रखना चाहिए। डॉक्टर राम सुभाग सिंह जी, जिनके विजन से 1969 में राजधानी एक्सप्रेस शुरू किया गया, और वही राजधानी जब हम आज दिल्ली से पटना करते हैं तब हम याद नहीं रखते हैं कि ये किसकी देन थी, और हमारे युवा पीढ़ी को इसके बारे में अवश्य जानना चाहिए। अभी कल ही चुने गए राज्यसभा के लिए हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तत्काल योजना लाकर और जन शताब्दी एक्सप्रेस के माध्यम से रेलवे को एक क्रांतिकारी शुरुआत दी थी। इसके बाद हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने, मात्र जिनका कार्यकाल 2 साल से भी कम था और एक अस्थिर गठबंधन में उन्होंने जो 6 रेलवे के जोन
स्थापित किए से, जिसके कारण से हाजीपुर उनका कार्य क्षेत्र विश्व के मानपटल पर आया था। एक समय तो रामविलास पासवान जी और हाजीपुर को सिनोनिमस ही जाना जाता था। इसके साथ ही इलाहाबाद में, जयपुर में, बेंगलुरु में, जबलपुर में और भुवनेश्वर में रेलवे जोन स्थापित किए गए थे। उत्तर बिहार में मीटर गेज और नैरो गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने का जो उनका ऐतिहासिक फैसला था, आज भी पूरे बिहार के रेलवे नेटवर्क का विस्तार का आधार बना रहा है। अगर मैं रामविलास पासवान जी को याद करता हूं तो साथ ही साथ सदन में कही गई दलितों के लिए उनकी बातों को भी मैं याद करता हूं। मुझे याद है 1991 में जब प्रतापगढ़ में 13 पासी समाज के लोगों की हत्या कर दी गई थी, तो प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप जी को लेकर के वो साथ में अभी गए थे। अभी पिछले शनिवार को अध्यक्ष महोदय, मैं यूपी के भदोही में था, जब पीडीए के नेता का एक ट्वीट आया था जहां पर वो जातीय संरक्षण की बात कर रहे थे, लेकिन जब बात कर रहे थे तब उन्होंने जयसलाल सरोज पीपर गांव भदोही जनपद के उस दलित की बात नहीं की जब वो जातीय संरक्षण की बात कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, रामविलास पासवान जी का जो रेलवे का महत्व को उन्होंने दिया है, लेकिन उसके विपरीत बिहार से एक और रेल मंत्री आए थे जिन्होंने रेलवे को लूट और भ्रष्टाचार का साधन बनाया था। उनका भ्रष्टाचार का एक्सप्रेस जब शुरू हुआ तब लैंड फॉर जॉब स्कैम और आईआरसीटीसी रेलवे घोटाले के रूप में दिखा। उन्होंने बड़ा ही दावा किया था कि 90,000 करोड़ का हमने रेलवे को मुनाफा कराया है, लेकिन जब ममता दीदी ने व्हाइट पेपर लेकर के आई थी जो आपके ही गठबंधन में है, तब उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोला था। यह सिर्फ अकाउंटिंग की बाजीगरी थी और कुछ नहीं था। वहीं अंत में आप देखिए कि क्यों समाजवादी पार्टी के सांसद लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद ने रेल बजट का जबरदस्त विरोध कर दिया। संसद में विपक्षी दल विरोध करता है वो अलग बात है, लेकिन लगातार विरोध पे विरोध कर देना और सरकार के नुमाइंदे यानी मंत्रियों का जवाब भी ना दे पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से। माननीय सभापति महोदय, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पीडीए के नायक के आशीर्वाद से बोलने का समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस रेल बजट के विरोध में बोल रहा हूं। सरकार इसे विकास का बजट बता रही है। यह बजट आम आदमी, यात्रियों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों का बजट नहीं है। यह सरकार वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों पर बहुत जोर है, लेकिन सामान्य यात्री ट्रेनों पर कोई कारगर काम नहीं किया। स्लीपर एवं जनरल कोच डिब्बों की कमी है। इस बढ़ती हुई समस्या का कोई कारगर समयबद्ध निराकरण नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या यह सरकार रेलवे का निजीकरण देश के उद्योगपतियों को दे रहे हैं। देश के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। नौकरी न दे करके ठेका प्रथा लागू करने का काम कर रही है। मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर में कोरोना के पहले तमाम ट्रेनों का ठहराव होता था, इस समय बंद कर दिया गया है। जब संत कबीर नगर जिला मुख्यालय महान संत कबीरदास जी के नाम से बना है, संत कबीरदास की स्थली है। तमाम लोग देश विदेश से महात्मा कबीरदास जी का परिवार निवास स्थली का दर्शन करते हैं। ट्रेन न निकलने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। मैं आपसे के माध्यम से, माननीय रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि जिला मुख्यालय संत कबीर नगर खलीलाबाद में निम्न ट्रेनों का ठहराव आदेश पारित करने का कृपा करें। यानी कुल मिलाके आज का जो संसद का सत्र रहा वो ये प्रस्तुत करता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने जोरदार मुद्दे उठाए, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसने कहीं ना कहीं इतनी ढिलाई रखी, या कहें लचकता रखी, या कहें जानकारी छुपा ली गई। लेकिन जानकारी छुपाई जा सकती है, सच्चाई नहीं। तो वास्तविकता जो है वो सबके समक्ष है और संसद
वाकई जिस तरीके से चल रही है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प मोड़ भी ले रही है। फिलहाल आज संसद में जो कुछ भी हुआ आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। बाकी और अपडेट्स और न्यूज़ के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ और देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।